लास्ट एक्चुअली हम लोग डिस्कस किए थे, स्टार्टिंग था अबाउट सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन में आपको बताया गया था कि कोई भी सैटेलाइट अर्थ या अर्थ बोलो या प्लैनेट बोलो, चलो ध्यान से सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है और एट द एंड है। जो हमारा प्लैनेट है उसके चारों तरफ हमारा सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। जब ये घूमता है तो उसका एक सर्कल कंप्लीट करने में लगने वाला समय उसका टाइम पीरियड कहलाता है। टी का इक्वेशन आप निकाले थे, दैट कम्स टू बी 4 पाई स्क्वायर बाय gm t स्क्वायर। t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय gm इनटू r क्यूब। सही है। उस स्मॉल r के जगह पे आप r प्लस h पुट कर सकते हो, उसको सॉल्व करके देखिए। फिर यहीं से हम लोग हाइट का एक इक्वेशन निकाले, ध्यान से सुनते जाइए, रिवीजन। फिर यहीं से हम लोग हाइट का एक इक्वेशन निकाले और हाइट का इक्वेशन आपके सामने आया था gmt स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर ओवरऑल पावर 1/3 माइनस r। सही है, ये हाइट का इक्वेशन आया। फिर आपको कांसेप्ट दिया गया जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का, जिसमें बताया गया कि ऐसा सैटेलाइट जो प्लैनेट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, मतलब उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूमे जिससे प्लैनेट घूम रहा है, उतना ही टाइम पीरियड में घूमे जितना कि प्लैनेट का टाइम पीरियड है, तो वो हमेशा प्लैनेट के रिस्पेक्ट में अपीयर्स टू बी इन रेस्ट में अपीयर होगा। और वैसे केस में दैट पर्टिकुलर मोशन ऑफ सैटेलाइट इज सेड टू बी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, अब आगे सुनिए, समझिए। खास तौर पे जब हम लोग प्लैनेट के लिए बात कर रहे हैं, खास तौर पे अर्थ, तो अर्थ के केस में ये डिस्कशन था कि कोई भी ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर हाइट पे अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो प्लैनेट के साथ रेस्ट में रहेगा और घूमता रहेगा, दैट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड इट्स कांसेप्ट। लेकिन एक बात यहाँ पे छुपा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है, कि कोई सैटेलाइट अगर प्लैनेट से कुछ सरफेस पे कुछ हाइट तक जाए तो क्या वहां छोड़ देने से वो घूमने लगेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा तो ग्रेविटेशन, जो प्लैनेट का ग्रेविटेशन वो उसको नीचे खींच लेगा। तो करना क्या पड़ता है, एक हाइट तक ले जाने के बाद उसको एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना पड़ता है। वेलोसिटी इतना हो कि जो ग्रेविटेशन है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर दे। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, जिस वेलोसिटी से कोई सैटेलाइट को पर्टिकुलर ऑर्बिट में ले जाके प्रोजेक्ट कर दिया जाए ताकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाए, ताकि वो गिर ना सके, गोल गोल घूमता रहे। ठीक है, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आज से यहीं से स्टार्ट करेंगे, हेडिंग 2, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी डैश देके लिखना, दैट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, दैट वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट through which, that velocity of satellite through which when it is projected in a particular orbit, when it is projected in a particular orbit, it moves, when it is projected in a particular orbit, comma, it moves around the planet in definite circular orbit. It moves around the planet in definite circular orbit. It moves around the planet in definite circular orbit, comma, is known as orbital velocity. Is known as orbital velocity. ये तुम्हारे पास प्लैनेट है जिसका मास m है, और ये मान लो कोई एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका प्लैनेट के सरफेस से हाइट h है। यहाँ पे आप किसी सैटेलाइट को एक खास वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए। वेलोसिटी इतना होना चाहिए, वेलोसिटी इतना होना चाहिए कि प्लैनेट का जो सैटेलाइट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r को बैलेंस कर दे। सर यहाँ स्मॉल r किसको स्टैंड करता है, तो यहाँ स्मॉल r स्टैंड करता है आपके r प्लस h को, करेक्ट ना? ठीक है, तो आपका जब पर्टिकुलर सैटेलाइट मूव कर रहा है
फॉर मोशन ऑफ सैटेलाइट। याद रखिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर में याद को बैलेंस करा, g मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट बाय r स्क्वायर इज mv स्क्वायर बाय r। ये r से r कटा, m से m कटा, तो आपके ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया रूट अंडर gm बाय स्मॉल r। ये है आपका मेन फॉर्मूला। अब आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी याद रखें, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे आप देख रहे थे ना कि एक इक्वेशन से काम नहीं बनता। अगर एक ही इक्वेशन से सारा काम बन जाता तो आपको एक पढ़ा के छोड़ देते, क्यों चार को लिखा रहे हैं। अलग अलग डाटा आपको हर जगह अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि सेंटर से डिस्टेंस दिया रहे तो इसको यूज कर लो, कभी कभी हाइट दिया रहे, जैसा अभी एक न्यूमेरिकल था, बोला कि एक सैटेलाइट को है ना 6r डिस्टेंस हाइट पे फेंका गया, हाइट 6r, सेंटर से डिस्टेंस 7r, तो वैसे केस में आपको r+h लेना, सही है। आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि हाइट काफी छोटा हो r से, अगर ऐसा है तो r+h इज अप्रोक्सीमेटली r। पहले दिन एक न्यूमेरिकल देख रहे थे जिसमें हाइट को हम लोग को कम करके चलना था, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया gm/r। gm/r इज राइट, 110% राइट, लेकिन कब यूज का है, एक स्मॉल g में भी याद रखो, एक स्मॉल g में भी हम इसको बदल रहे हैं। स्मॉल g में कैसे है, तो रूट अंडर, देखो थोड़ा एडजस्टमेंट देखो, r स्क्वायर से डिवाइड, तो एक r से मल्टीप्लाई कर ना, कट के यही बचेगा। अब बोलो जो gm/r स्क्वायर है क्या उसको स्मॉल g लिखते हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्मॉल g के टर्म में फॉर्मूला होगा रूट अंडर g/g/r। क्लियर है। ये रहा तुम्हारे पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। कोई भी सैटेलाइट जब प्लैनेट से लॉन्च होने वाला होता है तो उसका थ्योरी के नाम पे हम लोग बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ रहे हैं, बहुत बारीकी से कैलकुलेशन होता है, लेकिन आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये पहले से डिटरमाइंड है। टाइम पीरियड के बेसिस पे वो किस हाइट पे जाके प्रोजेक्ट होगा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, और किस हाइट पे प्रोजेक्ट होगा उसके बेसिस पे हम लोग को ये भी पता है कि उसको किस वेलोसिटी से फेंकना है, सही है। तो ये तीन टर्म आपस में एसोसिएटेड है। टाइम पीरियड मालूम है तो हाइट मालूम होगा, हाइट मालूम है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी जो कम से कम चाहिए ताकि अर्थ का ग्रेविटेशन उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आओ एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट में दो एनर्जी, सैटेलाइट रुका हुआ चीज नहीं है, सैटेलाइट मोशन वाला चीज है, घूम रहा है। तो वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी, प्लैनेट के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ है इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और फिर दोनों एनर्जी का सम करोगे टोटल एनर्जी। तो तीन तरह का एनर्जी उससे जुड़ा है। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी कैन बी राइट दैट हाफ मास ऑफ सैटेलाइट एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ बहुत सारा फॉर्मूला पड़ा हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी का, हम जो सबसे सिंपल यूज कर रहे हैं वो ये वाला यूज कर रहे हैं, रूट अंडर gm/r। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आएगा 1/2 m gm/r का रूट था और हमको उसका स्क्वायर करना था, तो मेरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा 1/2 gmm by small r। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब सर स्मॉल r में डाटा देख लेना यार, जहां स्मॉल r है उसको याद रखो उस सेंटर से डिस्टेंस है। अब वहां तुमको जैसा डाटा देगा उसको थोड़ा एडजस्ट करना, याद रखना स्मॉल r कहां से है, डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस। अब वहां जैसा डाटा देगा उस हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है। दूसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हो, Gm1 m2 और m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस, तो माइनस g, यहाँ m1 में मास ऑफ प्लैनेट m2 में मास ऑफ सैटेलाइट और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब आइए थर्ड, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नथिंग एल्स बट सिंपली सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। So total energy is minus gmm by small r और plus gmm by 2r।
तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस Gmm/2r, Gmm/2r। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो ऊपर से। कैलकुलेशन देखते देखते तुम्हारे दिमाग में कुछ पैटर्न बना, तीनों फॉर्मूला देख के तुम्हारे दिमाग में कुछ पैटर्न बना। ये सब रेशियो में है, ये तीनों रेशियो में है। आप अगर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग एल्स बट सिंपली 1 is to -1 is to -2। बी केयरफुल, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी जितना है टोटल एनर्जी उतना ही माइनस है, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान दो, इसी का दुगना है। 2 से मल्टीप्लाई करो यार, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। जो आपके पास रिलेशन एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये 2 जगह काम आए। हम बोले 2 जगह काम आए। एक प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट का मोशन, और बिल्कुल इसी का कॉपी पेस्ट न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना, तो वो इसी प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को फॉलो अप करता है। चलिए हम आपसे एक छोटा सा केमिस्ट्री का चीज पूछते हैं, आप लोग सबको माइंड खोल के आंसर दीजिए। आपको याद है बोर्ड्स थ्योरी जब आप पढ़े हैं तो आप टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़े हैं, किसी को याद है फॉर्मूला? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, सर -13.6 into z square by n square total वेरी energy। वेरी गुड, -13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। इससे तुम क्या निकालोगे सायोन? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाल लोगे। मान लो थर्ड ऑर्बिट में बोल दिए टोटल एनर्जी निकालो, लेकिन क्वेश्चन कैसे तुमको देगा? कंपटीशन पता है, बोलेगा ना कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए। अब आप रह जाइएगा भौचक्का, आप तो टोटल एनर्जी पढ़ के गए हैं, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता नहीं है। आपको करना क्या है? आपको टोटल एनर्जी निकाल लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। आप टोटल एनर्जी निकाल लिए, थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम -13.6, जेड का वैल्यू 1, थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉल्व किए, टोटल एनर्जी आ गई। क्वेश्चन पूछा पोटेंशियल एनर्जी, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर। और अगर हम तुमसे बोल दे कि उसी थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसके वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो जो तुम टोटल एनर्जी निकाला है माइनस में बस वो माइनस हटा दो, क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? दैट सेम कांसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट। तो जो आप सैटेलाइट का मोशन प्लैनेट के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में देख रहे हैं, डाटा देख रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है अराउंड द न्यूक्लियस, बस वहां इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, यहां ग्रेविटेशनल। ठीक है, दिमाग में याद रखिएगा, बहुत सारी बातें आपको बताइए। आइए एक ऑब्जेक्टिव सुनिए। मान लीजिए कोई एक सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, उसका टोटल एनर्जी है -x, तो बताओ उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -2x। उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? x। उसका वेलोसिटी निकालो, उसका वेलोसिटी निकालो, हाफ mv² से इक्वेट कर दो x को, समझा? मिल जाएगा, समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेशियो याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। चलिए फोर्थ में आइए। फोर्थ इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? वैसे बाइंडिंग वर्ड है ना, आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी मिलता है। न्यूक्लियस को बांध, न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांध के रखने वाला एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है, लेकिन ग्रेविटेशन में उसका मीनिंग अलग है। सोचो जरा कि प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, लेकिन सैटेलाइट प्लैनेट को छोड़ के दूर क्यों नहीं चला जाता? क्या दिक्कत है? उसको कौन है जो वहां अपनी जगह पे रखा है? तो आपका आंसर होगा ग्रेविटेशन। सही, आपका आंसर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन जैसा कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर कोई बॉडी घूमता है तो याद रखना उसका टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है।
जैसे आप अभी देख रहे हो कि हमारे सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निगेटिव है, जैसा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी निगेटिव होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ चलता है, करेक्ट। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल दे, तो जितना उसके पास माइनस एनर्जी है ना उतना ही आप दे दीजिए, जीरो हो जाएगा, वो है ना एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ ग्रेविटेशन। अब यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी तो बोल नहीं सकते, एटम है। कोई भी पर्टिकुलर सैटेलाइट को अगर आप प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप है ना भगवान के साइज के आदमी, बात समझे, क्या कीजिएगा, आप जाइएगा प्लैनेट के बगल में, बोले ये चंद्रमा घूम रहा है, इसको ऐसे पकड़े, ऐसे मार टप, समझा कॉन्सेप्ट, समझा। ये जो तुम ऐसे मारा टक उड़ गया वहां, ये मारने का मतलब है यू हैव टू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, करेक्ट। आप अगर उसको ये एनर्जी नहीं दीजिएगा, ये अपने नहीं जाएगा, घूमते रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी देना पड़ेगा। जब आप उसको एनर्जी दीजिएगा तभी वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के इंफिनिटी पे जाए। सर कितना एनर्जी दे, बताओ इंफिनिटी पे कितना एनर्जी होता है। अगर प्लैनेट से कोई सैटेलाइट इनफाइनाइटली अपार्ट हो जाए तो उसका एनर्जी जीरो होगा, शुरुआत में निगेटिव है, तो जितना माइनस उतना ही प्लस दे दो, ठीक है। जितना माइनस, मान लो -10 है, तुम +10 दे दो, दोनों ऐड होगा, जीरो हो जाएगा। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी सैटेलाइट टू मूव आउट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ देना, 3-4 लाइन लिखा देंगे, और इसका वैल्यू बहुत सिंपल होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। जो आप टोटल एनर्जी निकाल रखे हो ना, बस उसका माइनस, ठीक है। टोटल एनर्जी निकाल रखे हो उसका माइनस, टोटल एनर्जी खुद माइनस है, एक और माइनस लगाओगे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे सामने हम एक ग्राफ बनाते हैं, तुम इसमें बताना कि ये ग्राफ में से कौन किसका ग्राफ है, एनर्जी है और ये आर है, ठीक है। एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, और एक ग्राफ ऐसा है। 1 2 3, इसमें एक पोटेंशियल है, एक काइनेटिक है और एक टोटल एनर्जी है। बोलो कौन ग्राफ कौन सा है, वन कौन है, पहला काइनेटिक, दूसरा टोटल और तीसरा पोटेंशियल। पहला काइनेटिक बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा टोटल क्यों, तीसरा पोटेंशियल क्यों, दूसरा टोटल क्यों, तीसरा पोटेंशियल क्यों, तीसरा टोटल क्यों नहीं, दूसरा पोटेंशियल क्यों नहीं, हाँ एक्चुअली हम इसमें पहले यहां बनाए थे ना, फिर उसको रफ अप किया अच्छे से, फिर थोड़ा नीचे बनाया। इसका इमेज है ये, देख रहा, इसका इमेज है ये, दूरी हम मेंटेन रखने का कोशिश की, समझ गए। जो ये माइनस है, सॉरी जो ये प्लस है उतना ही ये माइनस है, तो ये टोटल एनर्जी ही है, वेरी गुड। और पोटेंशियल तो उससे भी कम है ना, -2, ठीक है। नोट करो यहां तक। वेलोसिटी, escape velocity, ध्यान से सुनो। ये एक मार्कर यहाँ मान लो अर्थ के सरफेस पे है, हम चाहते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देने का एक सिंपल मेथड है कि भाई इसको है ना एक वेलोसिटी से फेंक, जो आप वेलोसिटी दे रहे हैं ना वो इनडायरेक्टली आप एनर्जी दे रहे हैं, जो आप वेलोसिटी दे रहे हैं वो इनडायरेक्टली आप एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को जो प्लैनेट के सरफेस पे है, प्लैनेट बोलो अर्थ बोलो, बात प्लैनेट के
के सरफेस पे है उसको कम से कम कितने वेलोसिटी से थ्रो किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए कि वो प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से जस्ट बाहर निकल जाए, मतलब इंफिनिटी पे जस्ट रीच कर जाए। इंफिनिटी पे जस्ट रीच कर जाए मतलब वहां पहुंचने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो इंफिनिटी रीच कर जाए। उस मिनिमम वेलोसिटी को जो आप सप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। फिर से सुनने में बहुत मजा आता है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी, यहां सर किसी बॉडी को उठा के सब फेंक देंगे तो है ना अर्थ पे या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अभी हम सारा कैलकुलेशन कर देंगे, लेकिन पहले आपको मेंटली तैयार कर देते हैं कि ये कितना बड़ा है। अर्थ के लिए अगर आप चाहते हैं कि अर्थ के सरफेस से कोई बॉडी प्रोजेक्ट हो और वो वापस अर्थ पे ना आए, एक बार फेंकने के बाद इंजन का काम नहीं होगा। मतलब हम सैटेलाइट का बात नहीं करते। सैटेलाइट क्या करता है, जैसे उसको रॉकेट से लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट के अंदर लगातार कंबशन होते रहता है, उसको फोर्स देते रहता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को एक बार फेंकेंगे बस, उसके बाद बीच में कहीं कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। तो दैट वेलोसिटी कम्स टू बी अबाउट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आप हड़बड़ी में है ना किलोमीटर पर आवर बोल देते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ओ बहुत कम है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दूसरा कहानी सुनो तब मजा आएगा। सैटेलाइट जो लॉन्च होता है, लॉन्चिंग पैड पे जो सैटेलाइट आप देखे होंगे, यूट्यूब पे एक से एक वीडियो है लॉन्चिंग होते समय, उसके अंदर प्रेजेंट कंडीशन में जो साइंस डेवलप हुआ है जहां तक, उसका वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड प्रोवाइड करते करते हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन और जितना भी तरह का लिक्विड चीज है, जितना एनर्जी डाल सकते हैं सब डाल देते हैं, तो उसका वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड तक आता है। और हम अभी बोल रहे हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। मच लार्जर। आप एक प्रचार देखते थे पहले, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, उधर से बॉल आया, ऐसे मारा, बॉल वापस नहीं आया, सही। दैट इज एस्केप वेलोसिटी। मारा उसके बाद बॉल वापस नहीं आया, ठीक है। तो या तो तुम बूस्ट पियो, नहीं तो या फिर लिखो वेलोसिटी का डेफिनेशन, एस्केप वेलोसिटी लिखिए। that minimum velocity through which if any body is projected from the surface of any planet, if any body is projected from the surface of any planet, comma, it never return back, comma, is known as escape velocity, is known as escape velocity, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन। ये तुम्हारा प्लैनेट, ये प्लैनेट का रेडियस, ये प्लैनेट का मास, और यहाँ पे एक बॉडी रखा है जिसका मास m है, ये इंफिनिटी है। आप इसको एक वेलोसिटी दिए, ये किसी तरह से इंफिनिटी पे पहुंच गया, मतलब इंफिनिटी पे पहुंचते 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 उसका फाइनल वेलोसिटी 0। तो आप जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए उसको आप कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। वर्ड्स को ध्यान से सुनना। एस्केप वेलोसिटी के ऑर्डर में कभी भी अगर कोई वेलोसिटी दिया है तो उसमें अननोन निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज ना करें, ऑलवेज यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं यूज करेंगे? देखो, जब वेलोसिटी इतना ज्यादा होता है ना तो ये बॉडी बहुत हाइट अटेन करता है। अगर इसके वेलोसिटी के बराबर है तो इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। अगर उससे कम है
मान लो 50% है इसके वेलोसिटी, तो कुछ हाइट तक जाएगा फिर वापस आएगा, लेकिन ये हाइट कुछ नहीं होगा, ये हाइट बहुत होगा। तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली दैट होल जर्नी के दौरान जी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो जी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। हम तो एक ही लाइन सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल में चाहे कोई भी वर्ड हो, लेकिन अगर वहां वेलोसिटी इसके वेलोसिटी के ऑर्डर में, डोंट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, डोंट यूज प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट, सिंपल यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी तुम सरफेस पे ले लो, प्लैनेट के सरफेस पे, और एनर्जी इंफिनिटी से इक्वेट कर दो। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जब ये सरफेस पे रखा है मास, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में लिखते हैं gmm बाई कैपिटल R, और काइनेटिक एनर्जी में लिखते हैं हाफ mv²। अब देखो जब ये यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा, जब प्लैनेट और इसके बीच इनफाइनाइट गैप हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां जाके रुक गया है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो आपको मिला -gmm/r प्लस हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये उधर भेज दो, हाफ m एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू gmm/r, ये बॉडी का मास कैंसिल, तो आपके एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √2 gm/r। एक फॉर्मूला तो ये है, एकदम याद रखना, लेकिन इसको स्मॉल g में भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हम लोग इसको 2 टाइम्स ऑफ gm/r² इंटू r कर सकते हैं, ये gm/r² को स्मॉल g लिखते हैं, सो इसके वेलोसिटी इज √2 gr। आज ऐसा ही मिलता जुलता आप एक और इक्वेशन पढ़े थे, और वाइटल वेलोसिटी √gr। ठीक है, अब आप ही बताइए कि अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई इसके वेलोसिटी और वाइटल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, देन व्हाट इज योर आंसर? √2:1। एक है √2gr, एक है √gr, दोनों का gr कट गया, तो क्या ये √2:1 है? कौन बड़ा है, एस्केप वेलोसिटी का और वाइटल वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी बड़ा, और वाइटल वेलोसिटी का कितना टाइम्स है? 1.414 या √2 टाइम्स है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव से आपसे पूछा जाएगा। तो ये रहा, और वाइटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों एक साथ। एक बात तो पता चल गया कि अगर एस्केप वेलोसिटी से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो हमारे इंफिनिटी पे रीच कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगला सोचो कि अगर हम एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से फेंकें या एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंकें, तो आपकी बॉडी कैसे मूव करेगा, क्या होगा उसके साथ? अगर आपका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, जैसे हम बोले कि अर्थ के सरफेस से कोई एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया और उसका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी का 2 टाइम्स, तो इंफिनिटी को रीच करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बच जाएगा। एस्केप वेलोसिटी से एग्जैक्टली अगर फेंकिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन अगर उससे ज्यादा से फेंकिएगा तो यहां पहुंचने के बाद भी उसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी बचे। तो अगर आपको समझ में आया, अगर आपका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो देखो क्या होगा, फिगर देखो, फिगर समझो, फिर उसके बाद छोटा सा कैलकुलेशन। मास m, यहां बॉडी है, इसको हम लोग फेंके हैं, इसके वेलोसिटी से ज्यादा है, मान लो ये इंफिनिटी। जब ये इंफिनिटी पे पहुंचा तो भी उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हुआ था। ठीक है, इसके वेलोसिटी के बराबर से फेंकेंगे तो 0 पहुंचेगा, लेकिन अभी कुछ ना कुछ है। यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ले लो सरफेस पे और एनर्जी इंफिनिटी पे ले लो, और फिर दोनों को सोचो। सरफेस के लिए -gmm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर
और इंफिनिटी पे केवल काइनेटिक एनर्जी V फाइनल का स्क्वायर, पोटेंशियल तो जीरो ही होगा। अब यहाँ पे जो डाटा दिया रहेगा उसको पुट किया, सॉल्व करेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम तुमसे बोल दिए कि ट्वाइस द एस्केप वेलोसिटी इज गिवन, तुमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता क्योंकि लोग मान के चलता क्या कि पढ़ लिख के आओ, समझा? ट्वाइस द एस्केप वेलोसिटी गिवन, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 2 gm/r अपने से लिख लो। ठीक है, जब तुम लिखोगे तब इस ऑर्डर में सब कुछ सेट होगा, अगर नहीं याद है तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज चलता है। चलो अगला सोचो कि अगर आपके फेंकने का वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कम है, आप ही सोच के बताइए क्या होना चाहिए? बहुत हाइट तक जाना चाहिए, फिर उसके बाद वापस आना चाहिए। सही है, तो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। यहां से आप फेंके हैं, वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, तो ये कुछ हाइट तक जाएगा फिर वापस आएगा। ये कुछ हाइट बहुत कुछ है, करेक्ट? जो मैक्सिमम हाइट पे होगा वहां वेलोसिटी जीरो होगा। सही है, यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी at surface and energy at maximum height। सोच के बताना। एनर्जी एट सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी gmm/r, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बताओ तो हाइट पे कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r प्लस h, करेक्ट है? काइनेटिक कितना? सॉल्व करके h निकालो आंसर, सॉल्व करके h निकालो आंसर। कैसे बोलेगा? तुमसे ऐसे बोलेगा कि देखो जी कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद 50% ऑफ इसके वेलोसिटी, मतलब इसके वेलोसिटी का आधा, तो आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा √2 gm/r/2। फिर उसको लीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा हाइट, वहां से आंसर। ठीक है, एक डाटा हम भूल गए लिखना, हम ऐसे ही बता देते हैं, इधर पे लिख देंगे। अगर आप इसके वेलोसिटी अर्थ का लेते हैं, फॉर अर्थ याद रखना इसके वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ के लिए कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करो। Weightlessness for any body in satellite। सैटेलाइट एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, देखिए एकदम अटपटांग सा वर्ड। सैटेलाइट एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो सर फॉल काहे नहीं कर जाता? लॉजिक समझिए। सैटेलाइट एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, लेकिन उसका एक सफिशिएंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होने की वजह से वो प्लैनेट के चारों तरफ सर्कल में घूमते रहता है, एंड ड्यूरिंग दैट जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशन, वो सेंट्रीफ्यूगल mv²/r से बैलेंस होता है। ठीक है, सैटेलाइट इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी। अच्छा, अगर सैटेलाइट एक फ्री फॉलिंग बॉडी है तब तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखिए सर्कुलर मोशन भी होगा, g के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास प्लैनेट है और एक सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहा है, और हम आपसे ये कह रहे हैं कि इट इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी, तो इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन जिसको आप कहेंगे। अगर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन g के बराबर है, देन वी कैन अज्यूम दैट सैटेलाइट इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी। ठीक है, ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ड्यूरिंग मोशन ऑफ सैटेलाइट, ड्यूरिंग मोशन ऑफ सैटेलाइट centripetal acceleration या radial acceleration can be write that v²/r,
ठीक है ना, v स्क्वायर बाय आप ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर्मूला याद है आपको, सेंटीमीटर फोर्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, ठीक है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यू हो गया √gr का स्क्वायर बाय r, कैन इट कम्स टू बी g। मतलब जो सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो g के बराबर, g के बराबर होने से कोई भी बॉडी, जैसे मेरा हाथ से एक पेन छूट जाए तो बताओ इसके गिरने का एक्सेलरेशन कितना है, g। कोई भी अगर बॉडी फ्री फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। दैट सेम कंडीशन इज अप्लाइड फॉर द सैटेलाइट आल्सो। इसीलिए सैटेलाइट के अंदर कोई भी बॉडी हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉट्स हो या वहां रखा हुआ कोई भी बॉडी हो, उसका एपरेंट वेट हमेशा 0 होता है। एपरेंट वेट कितना, 0। बोले ना वो हवा में तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है, कारण ये है कि उसका एपरेंट वेट 0। हम बोले एपरेंट वेट, एक्चुअल वेट नहीं बोल रहे। एपरेंट वेट कितना है, 0। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, सैटेलाइट में कोई है, अर्थ का ग्रेविटेशन जितना उसको खींचता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही लगता है। अब दोनों फोर्सेस बैलेंस, दोनों फोर्स बैलेंस, तो एपरेंट वेट का वैल्यू कितना, 0। दैट्स व्हाई वेटलेसनेस इज फीलिंग। उसके अंदर जो बॉडी होता है वो कैसा फील करता है, वेटलेसनेस। समझ में आ रहा, ठीक है। फिर एक दिमाग में क्वेश्चन कि अगर वो फ्री फॉलिंग है तो फिर वो अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता। समझिए, आप यहां सैटेलाइट को छोड़ दीजिएगा तो सीधा गिर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कस के फेंकिएगा वो यहां गिरेगा, थोड़ा सा कस के फेंकिएगा यहां गिरेगा, और अगर बहुत प्रॉपर वेलोसिटी से फेंकेगा, जिसको आप ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, गिरेगा। समझ में आया, इतना वेलोसिटी हो जाएगा कि ग्रेविटेशन सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस हो जाएगा, लगेगा गिर रहा है लेकिन वो गिरेगा ही नहीं, गोल गोल घूमते रहेगा। समझ में आ रहा, सीधा छोड़ दोगे स्ट्रेट लाइन में गिर जाएगा, थोड़ा कम वेलोसिटी से फेंकोगे ऐसे गिर जाएगा, थोड़ा और यहां गिर जाएगा। अगर एक प्रॉपर ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर से फेंक दे तो गोल गोल घूमना चाहिए, बट स्टिल इट इज अ फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। नीचे लिखो स्टेटमेंट, इसको नोट करने का जगह छोड़ दो, मैं स्टेटमेंट नीचे लिखो। above discussion shows that, इसको लिखने का जगह छोड़ देना। above discussion shows that during motion of satellite, comma, its centripetal acceleration will be equals to acceleration due to gravity, so it is acting like free falling body, so any other body which is present inside satellite, have apparent weight 0, ब्रैकेट में लिखो वेटलेसनेस, apparent weight 0, ब्रैकेट में लिखो वेटलेसनेस, ठीक है। खत्म करते करते एक लाइन और सुनो, बताना क्वेश्चन बनाओगे कैसे, सुनना ध्यान से। अ फुटबॉल और अ बॉल, सुनिएगा ध्यान से, इज प्रोजेक्टेड at an angle 60 degree from horizontal with a velocity 10 km per second, then find maximum height attained by that ball। कैसे सॉल्व करोगे, एंगल 45 डिग्री, 45 बोले 60 डिग्री
ठीक है, वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, बोला गया मैक्सिमम हाइट निकालनी, कैसे निकालें? कोई और कुछ? उसका अच्छा, हम एक्चुअली चाह रहे थे कि एक आंसर आए, वो आंसर आ गया है। वो बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रोजेक्टाइल में क्या है? प्रोजेक्टाइल में भी तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2। उसमें क्या प्रॉब्लम? u बहुत बड़ा है। जब हम आपको बहुत सिंपल वे से बोल दिए 10 किलोमीटर पर सेकंड, आपके दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए यार इसके वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये तो उसके ऑर्डर में। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, प्रोजेक्टाइल नहीं लगा सकते। आपको बनाना कैसे है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई वर्टिकल कंपोनेंट का जरूरत नहीं है, सीधा एनर्जी है ना, एनर्जी से बना रहे हो तो कंपोनेंट क्यों? वो तो स्केलर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी के ऑर्डर में है तो इक्वेशन ऑफ मोशन या प्रोजेक्टाइल का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्या लगाना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक और लाइन लिख लो नीचे। If any body is projected, if any body is projected with velocity in comparison with escape velocity, with velocity in comparison with escape velocity, then we cannot use equation of motion or projectile motion. We cannot use equation of motion or projectile motion. First up, we have to find unknowns. We have to find unknowns by using conservation of energy, ठीक है। ठीक, तो इतना ही रहा आपके ग्रेविटेशन में। इतना आप अच्छे से ध्यान रख के रखिए। अगले दिन से फिर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा एक इजी गोइंग ही चैप्टर है, बिल्कुल सही बोले, इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा आसान है। फिर उसके बाद जो आपके सामने आएगा एसएचएम, वेव एंड थर्मोडायनामिक्स, फिर उसका अपना एक लेवल होगा। लेकिन तब तक के लिए आप लगभग 1 महीना रिलैक्स मोड में है, रह लीजिए, ठीक है।